नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड में लगातार झमाझम बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आंधी तूफान के साथ वज्रपात का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड का मौसम आज शुक्रवार को भी बदला हुआ है। पिछले 2 दिनों से बादल छाने और हल्की बारिश ने लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत महसूस कराई है। इधर आज शुक्रवार की सुबह से ही रांची, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, जामताड़ा, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़ और पाकुड़ समेत कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई क्षेत्रों में बिजली भी बाधित है, जिससे लोग परेशान है। राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। वहीं गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से पलामू के हुसैनाबाद में एक युवक और गुमला के चैनपुर में एक छात्रा की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार शाम तक राज्य के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा के अलावा निकटवर्ती मध्य हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ओलावृष्टि, गर्जन और तेज हवा चल सकती है। साथ ही वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन, आंधी और ओलावृष्टि के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो थर्मल में दर्ज किया गया। वहीं कल शनिवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के चलने के साथ ही वज्रपात की संभावना है। चतरा में युवक की पीट कर हत्या। हथियारबंद बदमाशों ने स्कूटी सवार को पीटा, रिम्स में मौत। आक्रोशित सड़क पर उतरे। चतरा शहर में गुरुवार की रात एक 22 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मेन रोड के पास हथियारबंद अपराधियों ने दीभा मोहल्ला निवासी अंकित गुप्ता पर हमला कर दिया। अंकित अपनी स्कूटी से पुराना पेट्रोल पंप से घर लौट रहा था। इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उसे रोका। उन्होंने लोहे के रॉड और अन्य हथियारों से उस पर हमला कर दिया। उसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने सदर पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने घायल अंकित को सदर अस्पताल पहुंचाया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मेन रोड की दुकानें बंद हो गई। सुबह भी पूरा बाजार बंद रहा। एसडीओ जहूर आलम, एसडीपीओ संदीप सुमन और थाना प्रभारी विपिन कुमार ने क्षेत्र का दौरा किया। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। रांची में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या। होली के दिन हुआ था विवाद। राजधानी रांची के चुटिया इलाके में एक युवक की पत्थरों से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान दीपक दुबे के रूप में हुई है। वह कोकर इलाके में किराए पर रहता था। चुटिया में उसके रिश्तेदार रहते थे। घटना होली के दिन की है। बताया जा रहा है कि नशे को लेकर किसी से दीपक का विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी हत्या कर दी गई। हमलावरों ने दीपक के चेहरे को पत्थरों से इतनी बुरी तरह से कुचल दिया कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस मामले में और भी संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है। आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति प्रक्रिया में चयन होने के बाद सीडीपीओ द्वारा नियुक्ति रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्ति रद्द किए जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में चतरा की सोनी कुमार की ओर से याचिका दायर की गई है। उनकी नियुक्ति को सीडीपीओ ने रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता फैसल अल्लाम ने बहस की। झारखंड में चौकीदारों दफादारों को मिलेगा वेतन व वर्दी भत्ता। गृह विभाग ने आवंटित किए 19.31 करोड़। ग्रामीण इलाकों की गतिविधियों के बारे में पुलिस को बताने वाले चौकीदार और दफादारों के वेतन और वर्दी भत्ते के लिए 19.31 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दी गई है। 19 करोड़ 31 लाख आवंटित राशि में 19 करोड़ 14 लाख रुपए 7 जिलों के चौकीदारों और दफादारों के वेतन के लिए है, जबकि 3 जिलों के लिए 16.62 लाख रुपए वर्दी भत्ते के लिए आवंटित किए गए हैं। संबंधित जिलों के लिए जिला कोषागार से यह राशि निकाली जाएगी। गृह विभाग ने जिलों के डीसी को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि चौकीदारों और दफादारों को समय पर वेतन का भुगतान किया जाए। बजट सत्र में सरकार के 2 मंत्री आपस में उलझे।
इरफान ने सुदेव से कहा, ये हर चीज में फुदकते हैं। झारखंड विधानसभा में आज सरकार के दो मंत्री आपस में उलझ गए। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने डॉक्टर इरफान अंसारी से कहा कि सदन में कटाक्ष की भाषा नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इस पर इरफान ने जवाब दिया कि सोनू जी बहुत जानकार है और हर चीज में फुदकते हैं। इरफान के बयान के बाद सुदेव कुमार सोनू भड़क गए और कहा कि सदन किसी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। प्रदीप यादव ने इस मामले पर कहा कि सुदेव कुमार सोनू ने सदन की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपना वक्तव्य दिया है। इस सवाल को टालिए मत, सीधे जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने सुदेव कुमार सोनू को धन्यवाद दिया। इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वह 6 महीने के भीतर अस्पताल को चालू करवा देंगे अगर भवन बन गया हो तो। दमला जंगल में बाघ सम्राट को मिला नया घर, 20 दिनों से कर रहा विचरण, कैमरे में कैद हुई तस्वीर, वन विभाग कर रहा निगरानी। पलामू टाइगर रिजर्व से आया बाघ सम्राट अब दलमा वन क्षेत्र को अपना नया घर बना लिया है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के बाद पिछले 20 दिनों से वह दलमा के जंगलों में ही रह रहा है। वन विभाग के ट्रैकिंग कैमरे में उसकी नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में वह रात के समय बांध के पास घूमता दिखाई दिया। वन विभाग के अनुसार दलमा जंगल बाघ के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। यहाँ चीतल, जंगली सुअर, सांभर जैसे जंगली जानवर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो बाघ के शिकार के लिए उपयुक्त है। साथ ही कई जल स्रोत भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से बाघ यहाँ सहज महसूस कर रहा है। डीएफओ सबा आलम अंसारी के मुताबिक वन विभाग बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। बाघ फिलहाल दलमा के कोर एरिया में है। यह क्षेत्र मानवीय गतिविधियों से दूर है। विभाग बाघ की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। वन विभाग बाघ को स्थायी रूप से दलमा में बसाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए शिकार की संख्या बढ़ाने और जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों की सफलता से दलमा एक नए बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो सकता है। बाघ की उपस्थिति से साबित होता है कि दलमा जंगल वन्य जीवों के लिए अनुकूल है। वन विभाग की सतर्कता और उचित प्रयासों से यहाँ बाघों की स्थायी आबादी विकसित की जा सकती है। नई राइस मिलें खुलेंगी, किसानों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में राइस मिलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जितनी राइस मिलें लगेंगी उतनी ही तेजी से किसानों के धान का उठाव होगा और किसानों को समय पर उनके पैसे भी मिलेंगे, यानी उन्हें आर्थिक लाभ होगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जयराम महतो के सवाल पर बोल रहे थे। दरअसल जयराम महतो के सवाल का जवाब पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिया, लेकिन वे उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने धान की खरीद और भुगतान की पूरी प्रक्रिया समझाई। सीएम ने कहा कि राज्य में धान क्रय करने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत किसानों से धान का उठाव और भुगतान किया जाता है। इसका एक रोटेशन सिस्टम है। क्षमता अनुसार किसानों से धान का उठाव किया जाता है, वह मिल में जाता है और फिर मिल से चावल बनने के बाद वह बाजार में जाता है, गरीबों में बंटता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जगह के अभाव में कभी कभी उठाव में भी विलंब होता है और मिल में प्रोसेस पूरा नहीं होने पर किसानों को भुगतान में भी किसी जिले में देर होती है। सीएनटी एसपीटी एक्ट वाली जमीन पर अब लोन लेने में होगी आसानी, हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा। सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत आने वाली जमीन पर अब बैंक लोन मिलने में आसानी होगी। राज्य सरकार बिरसा किसान इंटीग्रेटेड पोर्टल को ग्राहकों के लिए बैंकों के माध्यम से ज्यादा उपयोगी बनाने जा रही है। अभी तक बैंकों से आदिवासी जमीन पर सीएनटी एक्ट के कारण किसी भी तरह का लोन मंजूर करने में परेशानी होती थी। अगर ऋण की मंजूरी मिलती भी थी तो उसके लिए बैंकों को कई सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने पड़ते थे। अब बैंकों के पास जमीन किस नेचर की है उसकी पूरी जानकारी होगी। एसएलबीसी कृषि उप समिति के साथ मंत्रणा कर नियमों को अब ज्यादा पारदर्शी बनाने में जुटा है। पोर्टल में 36.84 लाख लाभार्थियों का डेटा होगा जो अगले कुछ दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद बैंक अधिकारी खुद बैंक में बैठे बैठे ही एक क्लिक पर जमीन की पूरी हिस्ट्री आसानी से जान सकेंगे। अब ST/SC वर्ग से आने वाले लोगों के लिए सीएनटी एक्ट के अंतर्गत आने वाली जमीन पर भी बड़े लोन दिए जा सकेंगे। झारखंड में कुल मिलाकर लगभग 9 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनमें से 3 लाख महिलाएं SHG ऋण के माध्यम से खेती की गतिविधियों के लिए अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर रही है। 90,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को अकेले JRG बैंक द्वारा कर्ज उपलब्ध कराया गया है। जमशेदपुर में स्कूल के क्लासरूम में मिला युवक का शव, गला रेतकर की गई हत्या, रात में परिजनों से वीडियो कॉल पर की थी बात। जमशेदपुर में शुक्रवार की सुबह एक गवर्नमेंट स्कूल के क्लासरूम में युवक का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना के बाद स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। युवक की हत्या गला रेतकर की गई है। घटना ओलीडीह ओपी क्षेत्र की है। मृतक की पहचान ओलीडीह निवासी सौरभ शर्मा उर्फ पवन के रूप में की गई। सौरभ का शव राष्ट्रीय मध्य विद्यालय कुंवर सिंह रोड के गवर्नमेंट स्कूल के दूसरे तल्ले पर मिला। शव पूरी तरह से
खून से लथपथ था। परिजनों का कहना है कि गुरुवार की शाम सौरभ घर से निकला था। रात 9 बजे तक उससे मोबाइल पर बात हुई थी। बंद स्कूल में वो कैसे अंदर घुसा समझ नहीं आ रहा है। स्कूल में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। शुक्रवार सुबह जब स्कूल खोला गया तो दूसरे तल्ले के क्लासरूम में खून से लथपथ सौरभ का शव पाया गया। परिजनों के अनुसार सौरभ नशे का आदी था, लेकिन वह स्कूल में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सीता सोरेन समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। पूर्व पीए को अगवा कर पैसे लेने का आरोप। पूर्व विधायक सीता सोरेन और उनके अंगरक्षक समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला रीना घोष ने रांची की सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया है। रीना देवाशीष घोष की बहन है, जो पहले सीता सोरेन के निजी सचिव थे। कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है। इस दिन शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि रीना घोष का आरोप है कि उनके भाई देवाशीष घोष पहले सीता सोरेन के निजी सचिव थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जामताड़ा सीट से हार के बाद सीता सोरेन ने उन पर चुनाव से ज्यादा खर्च करने का आरोप लगाया और उनसे पैसे लौटाने का दबाव बनाने लगी। 7 मार्च को देवाशीष को जबरन अगवा कर धनबाद के सरायकेला स्थित एक होटल में ले जाया गया था। वहां हथियार दिखाकर उनकी गाड़ी की चाबी, जमीन के कागजात और एटीएम कार्ड छीन लिया गया। शिकायत में कहा गया है कि देवाशीष से 3 लाख रुपए भी जबरन सीता सोरेन के खाते में ट्रांसफर कराए गए। इसके अलावा उनकी गाड़ी में रखे बैंक के चेक भी ले लिए गए। इतना ही नहीं, रीना का आरोप है कि एक फर्जी पिस्तौल दिखाकर देवाशीष के खिलाफ सरायकेला थाना में केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सरयू राय राधाकृष्ण किशोर और महुआ मांझी से मिलने ऑर्किड अस्पताल पहुंचे। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय गुरुवार की रात झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और राज्यसभा की सदस्य महुआ मांझी से अस्पताल मिलने ऑर्किड हॉस्पिटल पहुंचे। इन दोनों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, विधायक प्रदीप यादव और रांची के वरिष्ठ समाज सेवी धर्मेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। सरयू राय ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और महुआ मांझी से अलग अलग मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम पूछा और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। इन मुद्दों पर की चर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों के साथ साथ जनजातीय विषयों, विशेषकर सीमा क्षेत्र के जनजातीय गांवों को फर्स्ट विलेज का दर्जा देते हुए उनके विकास के लिए बनाई गई कार्य योजना पर चर्चा हुई। इसकी तस्वीर को अर्जुन मुंडा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और बताया है कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे लागू किया जा रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। इस योजना के अंतर्गत इन गाँवों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और आवागमन की स्थिति में भी सुधार हुआ है। खनन विभाग की अचानक छापेमारी से मचा हड़कंप, भाग खड़े हुए तस्कर। बोकारो के कथारा ओपी अंतर्गत बांध बस्ती क्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में हो रही थी कोयले की अवैध तस्करी पर खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप मच गया है। इस कोयले को कोयला तस्कर बिहार के मंडियों में खपाने का काम करते थे। आकाशीय बिजली गिरने से 7वीं की छात्रा की मौत। गुमला के चैनपुर में हुई घटना। स्कूल से घर लौटते वक्त हुआ हादसा। गुमला के चैनपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जयपुर गांव में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक 12 वर्षीय स्कूली छात्रा की मौत हो गई। मृतका की पहचान लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मनिया केरकटा के रूप में हुई है। वह संत अन्ना उच्च विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा थी। घटना जयपुर ढोरा के पास हुई। लक्ष्मी स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान अचानक बिजली गिरने से वह गंभीर रूप से झुलस गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुलाया। छात्रा को चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टर धर्मनाथ ठाकुर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही चैनपुर थाना प्रभारी कुंदन चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। डॉक्टर धर्मनाथ ठाकुर ने बताया कि लक्ष्मी को शाम 4:35 पर अस्पताल लाया गया था। कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष निरंजन बड़ा ने सरकार से आपदा राहत कोष के तहत मृतका के परिजनों को मुआवजे की मांग की है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि बारिश के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के पास खड़े ना हो। प्रशासन ने भी लोगों से आकाशीय बिजली के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। अमन साहू गैंग के तार पाकिस्तान से जुड़े। हो रही थी हथियारों की खरीद बिक्री। एटीएस बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार।
झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। 11 मार्च को पलामू के चैनपुर में एटीएस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उसकी गतिविधियों की जांच की जा रही है। जांच में पता चला कि अमन के नाम पर आर्म्स कंपनी नाम के एक फेसबुक अकाउंट एक्टिव था। यह अकाउंट पाकिस्तान के पेशावर से हजरत उल्लाह खान नाम का व्यक्ति चला रहा था, जो खुद को पाकिस्तानी नागरिक बताता है। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ था कि इस फेसबुक अकाउंट पर विदेशी हथियारों की तस्वीरें अपलोड की जाती थी। इन हथियारों का सौदा ऑनलाइन किया जाता था। झारखंड में भी कई घातक हथियारों की खरीदारी इस अकाउंट से जुड़े लोगों ने की थी। एटीएस यह पता लगा रही है कि झारखंड के कौन-कौन से अपराधी इस नेटवर्क से जुड़े थे। महुआ चुनने के लिए लगाई आग से जंगल तबाह। हजारीबाग में वन्य जीव और पेड़ पौधे प्रभावित, वन विभाग ने की आग न लगाने की अपील। झारखंड के हजारीबाग में टाटी झरिया पंचायत के पोड़ैया जंगल में शुक्रवार की रात आग लग गई है। महुआ चुनने के दौरान लगाई गई आग पूरे वन क्षेत्र में फैल गई। इस आग से छोटे छोटे पौधे जलकर नष्ट हो रहे हैं और वन्य जीवों का जीवन खतरे में है। टाटी झरिया, सदारो और बड़ा डरबंगा के ग्रामीण धुएं और आग की लपटों से परेशान हो गए। स्थानीय मुखिया सुरेश यादव और सामाजिक कार्यकर्ता राजू यादव ने बताया कि जंगल का रक्षाबंधन करने के बाद भी आग लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वनपाल संजीत दास ने कहा कि वन विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। विभाग लोगों से जंगल में आग न लगाने की अपील कर रहा है। महुआ चुनने के लिए लगाई गई आग से न केवल नए पौधे बल्कि छोटे बड़े जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या हर साल की है। एक जगह लगी आग आसपास के जंगलों तक फैल जाती है। उन्होंने वन विभाग से इस समस्या पर विशेष ध्यान देने की मांग की है। वन विभाग के डीसीएफए के परमान ने ग्रामीणों से अपील की है कि महुआ चुनने के लिए जंगल में आग न लगाएं। उन्होंने बताया कि आग लगने से प्राकृतिक रूप से बीज से उगने वाले पौधे नष्ट हो जाते हैं। यह जंगल के लिए बहुत नुकसानदायक है। पलामू में फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। 1.40 लाख आवेदन गलत पाए गए। डीसी ने दिए जांच के आदेश। राज्य सरकार के निर्देश पर एचडीएफसी इर्गो कंपनी द्वारा फसल बीमा योजना लागू की गई। पलामू जिले में 1,17,000 किसानों को फसल बीमा का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रशासन को कुल 3,10,000 आवेदन प्राप्त हुए। इस अनियमितता पर उपायुक्त शशि रंजन ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच को आदेश दिए। डीसी की समीक्षा में पाया गया कि लक्ष्य से 3 गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 1,75,000 आवेदनों की जांच का निर्देश दिया गया। सभी अंचल अधिकारियों को इन आवेदनों की जांच सौंपी गई, जिसमें से केवल 35,000 आवेदन ही सही पाए गए। शेष 1.40 लाख आवेदन फर्जी निकले। जांच में सामने आया कि 30,000 आवेदन डुप्लीकेट थे। 29,000 ऐसे किसान पाए गए जिन्होंने पहले ही केसीसी ऋण ले रखा था और दोबारा फसल बीमा के लिए आवेदन कर दिया। इसके अलावा 200 किसानों ने अपनी वास्तविक भूमि से अधिक क्षेत्रफल का बीमा कराया था। मैया की दे स्पष्ट जानकारी। नीरा भाजपा विधायक नीरा यादव ने मैया सम्मान योजना के नाम पर 18 से 50 साल तक की महिलाओं को परेशान करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अंचल और प्रखंड कार्यालयों में महिलाएं चक्कर लगा रही है। पहले बगैर सत्यापन पैसे का भुगतान हो गया, अब छोटी मोटी त्रुटि बताकर भुगतान रोक दिया गया है। नीरा यादव ने सरकार से मांग की कि वह खुद अंचल और प्रखंडों में स्पष्ट नोटिस लगवा दें या शिविर लगाकर जानकारी दें कि किस श्रेणी की महिला को योजना का लाभ मिलेगा और किसे नहीं। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि विचार होगा। आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के कारण किसी को योजना से वंचित होना पड़ा है तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। 1 करोड़ के आभूषण चोरी। एमपी से पकड़ा गया चोर। जमीन में गाड़ दिया था गहनों को। मुजफ्फरपुर जा रही बस से की थी चोरी। धनबाद पुलिस ने कोलकाता से मुजफ्फरपुर जा रही बस से 1 करोड़ से अधिक कीमत की जेवर की चोरी मामले में बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के धार जिला के मनावर थाना क्षेत्र के खेरवा जागीर गांव से चोर गिरोह के सरगना अकरम खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 1 करोड़ से अधिक मूल्य के सोना, चांदी और हीरे के आभूषण, ड्रेडो कंपनी के 2 डायमंड वॉच, टाइटेनिक कंपनी की 1 घड़ी और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। अकरम ने गहने जमीन में गाड़ कर रखे थे। डीएसपी शंकर कामती और थाना प्रभारी रुस्तम अली ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य और सूचनाओं के आधार पर पुलिस एमपी पहुंची, वहां अपराधी पकड़ा गया। पुलिस ने चोरी के गहने व अन्य सामान बरामद कर लिया। इधर पकड़े गए अपराधी से पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। पता चला कि गांव में इस तरह के कई गिरोह है जो घटना को अंजाम देने के बाद यह जेवर को 4 से 5 महीने के लिए जमीन में गाड़ देते थे। जब मामला शांत हो जाता था तो वह खरीद बिक्री के अलावा आभूषण को गलाने का काम भी करते थे। डीएसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाला एमपी का संगठित गिरोह है जो कई राज्यों में बसों में ऐसी घटनाओं को अंजाम देता था। भोले के भक्तों के लिए बुरी खबर। रांची से देवघर विमान सेवा अचानक कर दिया गया बंद। ये है बड़ी वजह।
देवघर फ्लाइट के जरिए रांची से देवघर जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से प्रतिदिन उड़ान भरने वाली रांची देवघर विमान सेवा को बंद कर दिया है। इसके बाद रांची से देश के विभिन्न राज्यों के लिए उड़ान भरने वाली विमानों की संख्या 27 हो गई है। अब देवघर जाने के लिए यात्रियों को ट्रेन के भरोसे ही रहना होगा। इस बाबत इंडिगो के अधिकारी ने बताया कि अचानक रांची देवघर विमान को बंद कर दिया गया है, जबकि मार्च के शेड्यूल में विमान सेवा को शामिल रखा गया था। अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशनल कारणों से विमान सेवा को बंद किया गया है। रांची से देवघर की दूरी 50 मिनट से 1 घंटे में पूरी हो जाती थी। इस फैसले के बाद से सबसे बड़ा झटका श्रद्धालुओं को लगा है, क्योंकि इससे पहले रांची से जाने वाले श्रद्धालु एक दिन में ही बाबा मंदिर से भोलेनाथ के दर्शन कर लौट जाते थे। अब उनके सामने ट्रेन का ही एकमात्र विकल्प मिलेगा। फिलहाल रांची से सीधी विमान सेवा दिल्ली के लिए 8, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए 4, हैदराबाद के लिए 3, मुंबई के लिए 2 विमान है। वहीं पटना, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई और पुणे के लिए एक विमान प्रतिदिन है। 24 घंटे में नहीं बदला ट्रांसफार्मर तो लगेगा हर्जाना, कस्टमर को हर दिन देने होंगे 25 रुपए। झारखंड शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में ठीक करने का मानक तय किया गया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार 2025-26 में मैकेनिज्म विकसित कर रही है। सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है ताकि लोग हर्जाने के लिए अपील कर सके। मंत्री ने बताया कि ससमय ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होने पर प्रतिदिन के हिसाब से 25 रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के अल्पसूचित प्रश्न और मंत्री सरकार का पक्ष रख रहे थे। सत्येंद्रनाथ तिवारी ने पूछा कि राज्य भर में अब तक ट्रांसफार्मर ठीक करने में देरी होने पर हर्जाना कितने को मिला। जवाब में मंत्री ने कहा कि कोई दावा या आपत्ति विभाग को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे में हर्जाना विभाग ने नहीं दिया। मंत्री ने कहा कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोग ट्रांसफार्मर नहीं लगने पर हर्जाने की शिकायत कर सके। गुमला में नशाखुरानी गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने नशा का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर और गांजा जब्त करने के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहली घटना गुमला सदर थाना क्षेत्र की है। गुमला पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग गोकुल नगर स्टार DPS स्कूल के समीप खेत में नशापन कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को खदेड़कर दबोचा गया। गिरफ्तार युवकों में शास्त्री नगर निवासी राजन कुमार और बड़ाइक मोहल्ला निवासी सूर्य प्रताप सिंह शामिल है। उन्होंने बताया कि राजन कुमार पूर्व में भी ब्राउन शुगर रखने के आरोप में जेल जा चुका है, जबकि दूसरी घटना बसिया थाना क्षेत्र की है, जहां बसिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बसिया पुलिस ने 10 किलोग्राम गांजा के साथ पलामू के रहने वाले आशुतोष मिश्रा नामक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। निर्माणाधीन मकान में छिपकर साइबर अपराधी दे रहे थे अपराध को अंजाम, पुलिस ने दबोचा। जामताड़ा में साइबर अपराध करते हुए 7 अपराधी पकड़े गए, जो एक निर्माणाधीन मकान में छिपकर अपना नेटवर्क चला रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। पकड़े गए साइबर अपराधी का नाम भारत डे, अशरफ अंसारी, रहमत अंसारी, सदाकत अंसारी, मोहम्मद जुबेर अंसारी, विजय मंडल और अशोक मंडल बताया गया है। पुलिस ने साइबर के अड्डे से मोबाइल और फर्जी सिम, 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार 32 मोबाइल और 37 फर्जी सिम साइबर अपराधियों के पास से बरामद हुई है। विभिन्न कंपनियों के कस्टमर केयर के फर्जी मोबाइल नंबर देकर साइबर ठगी करते थे। पुलिस के अनुसार पकड़े गए साइबर अपराधियों द्वारा बताया गया कि वे गूगल में विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों के कस्टमर केयर में अपना फर्जी नंबर देकर रखते थे, जिस पर कस्टमर को झांसे में लेकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद होने के नाम पर एवं समस्या के निपटारा के नाम पर ABK फाइल डाउनलोड करवाते थे और उनसे सारी जानकारी प्राप्त कर चूना लगा देते थे। विधानमंडल CNT और SPT को संशोधित नहीं कर सकता, दीपक बिरुआ का बयान। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 15वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को विधानमंडल संशोधित नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय प्रतिकूल निर्णय नहीं दे सकता और न कोई सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए इसे संशोधित किया जा सकता है। अवैध बालू परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्ती, हाईवा चालक पर FIR। रांची जिला प्रशासन बालू के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है। इसी कड़ी में DC मंजूनाथ भजंत्री के आदेश पर जिला खनन टास्क फोर्स ने श्यामनगर झाबरी पेट्रोल टंकी के पास छापेमारी की। इस दौरान परिवहन चालान की जांच करने के लिए एक बालू लदे हाईवा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक सोनाहातू की ओर भाग गया। जिला खनन पदाधिकारी अबू हुसैन की टीम ने सिल्ली थाना में चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। चालक पर सरकारी काम में बाधा डालने और खनन से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध खनन की जानकारी प्रशासन को दे ताकि इसे पूरी तरह से रोका जा सके।
स्थगित की गई आरक्षी भर्ती प्रक्रिया पर जल्द निर्णय लेगी सरकार। कांग्रेस विधायक ममता देवी के सवाल पर सरकार ने शुक्रवार को सदन में आश्वासन दिया कि सिपाही भर्ती परीक्षा का जल्द निर्णय लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने सदन को बताया कि कतिपय विसंगतियों के कारण भर्ती परीक्षा स्थगित की गई थी। अब उन जटिलताओं को दूर कर लिया गया है। सरकार जल्द निर्णय लेगी। ममता देवी ने अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह पूछा था कि 4,919 पदों के लिए 22 जनवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हजारों युवकों ने आरक्षी पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे बीच में स्थगित कर दिया गया। इसके लिए कई कारण बताए गए। संयुक्त भर्ती नियमावली बनाने की बात कही गई। अब संयुक्त भर्ती नियमावली भी बन गई है। सरकार को युवाओं के हित में जल्द निर्णय लेना चाहिए। झारखंड के अतिक्रमण मुक्त वन भूमि पर बनेंगे जैव विविधता पार्क। वन विभाग वनों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पौधारोपण के साथ साथ जैव विविधता पार्क बनाएगा। अतिक्रमण मुक्त कराई गई वन भूमि पर पौधारोपण और जैव विविधता पार्क विकसित किए जाएंगे। कई जगहों पर काम शुरू कर दिया गया है और कुछ स्थानों पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। वन विभाग वनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत अतिक्रमण से विमुक्त वन भूमि और अतिक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर पौधारोपण और जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।